हेलो बच्चों, दिस इज मुकुंद लाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ई केमिस्ट्री पाठशाला। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उससे पहले हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर दिया है, पहला इलेक्ट्रोलाइसिस और सेकेंड यूनिट हमारा था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सबसे पहले समझते हैं कि टाइप ऑफ सेल। तो हम जानते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और ये क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? क्या होता है कि इट इज ए डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू रेडॉक्स रिएक्शन। वही अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करेंगे तो जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। इट इज ए डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंज इनटू केमिकल एनर्जी थ्रू रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे अगर हम मोबाइल प्लग इन करते हैं, तो जब हम प्लग इन करते हैं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे मोबाइल में जो केमिकल एनर्जी है उस फॉर्म में क्या होने लगती है, स्टोर होने लगती है। उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वही जब मोबाइल चार्ज हो जाता है, जब हम उसको यूज करते हैं तो क्या होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हमारे सिलेबस में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट भी है। जैसा कि बच्चों आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, चेंज करता है। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और हमने इसमें जिंक रॉड क्या किया, डाल दिया। अब ध्यान से देखिए, ये जो जिंक रॉड है इस कॉपर सल्फेट से क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा, और रिएक्ट करने के बाद करंट क्या होगा, प्रोड्यूस नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है कि हमें जिस तरह का मेटल हो उसी तरीके का इलेक्ट्रोलाइसिस लेना चाहिए, उसी का साल्ट होना चाहिए। जैसे अगर हम जिंक ले रहे हैं तो हमें क्या यूज करना चाहिए, जिंक सल्फेट यूज करना चाहिए। कॉपर है तो क्या यूज करना चाहिए, कॉपर सल्फेट यूज करना चाहिए। एजी है तो एजी का कोई भी साल्ट, AgNO3 ले सकते हैं, AgCl ले सकते हैं। मतलब क्या है कि जिस मेटल का यूज कर रहे हैं उसी का इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, यूज करना चाहिए। अगर मैं इस तरीके का इलेक्ट्रोलाइसिस ले लूं, एक हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो जिंक है और इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है हमारा, कॉपर सल्फेट है, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा और करंट का फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि इस तरीके का सेल क्या है, रॉन्ग है। इस तरीके के सेल को हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमें किस तरीके से सेल करना चाहिए, यानी इसका क्लियर मतलब ये निकल रहा है कि जैसे हमने इसको मान लिया ये हमारा जिंक है, तो हमारा यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो क्या होना चाहिए, जिंक का कोई भी साल्ट। सपोज हमने ले लिया जिंक सल्फेट, ये हमारा मान लेते हैं कॉपर है, और यहाँ पे हमने ले लिया इसी का कोई साल्ट, कॉपर सल्फेट। तो अब क्या है, अगर हम इसको करंट से जोड़ दें तो क्या होगा, इसका सर्किट क्या कंप्लीट है, तो हम देख रहे हैं नहीं, इसका सर्किट तो कंप्लीट ही नहीं है। तो इसके सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम 60 ब्रिज से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे जब हम 60 ब्रिज से इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि 60 ब्रिज का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ 60 ब्रिज। तो 60 ब्रिज का पहला फंक्शन क्या है कि यह क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट कर देता है, सर्किट को कंप्लीट करता है। सेकंड फंक्शन है, ये क्या करता है, एक पाथ प्रोवाइड करता है ताकि क्या है, आयंस इजिली क्या हो सके, मूव कर सके। इसी पाथ के थ्रू क्या होते हैं, आयंस का मूवमेंट होता है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। और तीसरा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या करता है, प्रोवाइड करता है ताकि सेल क्या हो, न्यूट्रल बना रहे। एक एक करके थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे जिंक सल्फेट ले रहे हैं, ये हमारा जिंक है, तो यहाँ पे हम जान रहे हैं ये एनोड क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन टेक प्लेस होता है। तो अगर हम जिंक को लें तो जिंक क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और जिंक ऑक्सीडाइज होकर किसमें चेंज हो जाएगा, Zn2+ में। तो हम ये देख रहे हैं इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में Zn2+ का कंसंट्रेशन क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। माय डियर स्टूडेंट, आपको एक बात याद रखना है, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो आउटर सर्किट से होता है। मतलब एनोड से कहां होता है, कैथोड की ओर।
इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की ओर होता है, वो भी किस पाथ से, आउटर सर्किट से होता है। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, ये जो जिंक है, जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है किसमें, Zn2+ में। वही अगर हम कॉपर सल्फेट की बात करें तो जब ये इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किट से इस कॉपर के पास पहुंचेगा तो उस कॉपर Cu2+ दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किसमें चेंज हो जाएंगे, Cu में। और ये कॉपर क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। क्यों, ऐसा कैसे हो रहा है, यहाँ पे जब आप करंट फ्लो कर रहे हो तो कॉपर सल्फेट क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो जा रहा है किसमें, Cu2+ और SO4 पे 2-। तो Cu2+ इधर से जो आउटर सर्किट से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको एक्सेप्ट करके यहाँ पे क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो जा रहा है। वहीं पे सल्फेट आयंस का कंसंट्रेशन क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। सपोज अगर आप साल्ट ब्रिज यूज नहीं करते हैं, तो अगर आप साल्ट ब्रिज यूज नहीं करेंगे तो आप क्या देखेंगे, एनोड के चैम्बर में जिंक का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, जिंक आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जा रहा है, और कैथोड वाले चैम्बर में क्या हो रहा है, सल्फेट आयंस का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। अब सोचिए यहाँ पे प्लस चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और यहाँ पे माइनस चार्ज यानी निगेटिव आयंस का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब आउटर सर्किट से अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा, नहीं। क्यों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज और एक यहाँ पे कंसंट्रेशन भी इसका क्या हो गया है, माइनस माइनस के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो पहला क्या है, इस सर्किट को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। साल्ट ब्रिज का पहला फंक्शन क्या है, इस सर्किट को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। दूसरा इसका फंक्शन था, ये क्या करता है, पाथ प्रोवाइड करता है ताकि अलाउ कर सके किसको, आयंस को फ्लो करने में। अब कैसे, अगर हम यहाँ पे साल्ट ब्रिज लगा दे रहे हैं तो ये जो हमारा सल्फेट आयंस है वो क्या होगा, ये इधर से क्या करेगा, मूवमेंट करना शुरू करेगा। और जब इधर से ये मूवमेंट करेगा तो ये जो हमारा जिंक सल्फेट है Zn2+ और सल्फेट माइनस, ये क्या होंगे, आपस में रिएक्ट करके यहाँ पे क्या है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। जिंक सल्फेट का कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। एक बार मैं और रिपीट करता हूँ, ये Zn2+ ऑक्सीडाइज हो गया और यहाँ से सल्फेट आयंस क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो ये आपस में रिएक्ट करके Zn2+ SO4 पे 2- आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, जिंक सल्फेट। तो जब जिंक सल्फेट यहाँ पे बन रहा है तो इसका कंसंट्रेशन क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो एनोड वाले चैम्बर में हमारा जिंक सल्फेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, वहीं कैथोड वाले चैम्बर में क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेशन कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, वो क्या हो जाएगा, इंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेल काम करना बंद कर देगा। ऐसे बहुत सारे कंडीशन है, मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा कि किस किस कंडीशन पे करंट, आउटपुट करंट क्या होता है, आता ही नहीं है। तो पहला हमारा क्या था कि सर्किट को कंप्लीट करता है, दूसरा क्या करता है, पाथ प्रोवाइड करता है, क्या करने के लिए, आयंस को फ्लो करने के लिए। अब ध्यान दीजिए तीसरा क्या था, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इसको क्या करता है, प्रोवाइड करता है। कैसे, यहाँ पे निगेटिव आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। जब ये आयंस मूवमेंट कर रहे हैं तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, रिएक्ट कर जा रहे हैं और एक पूरा क्या हो जा रहा है, न्यूट्रल हो जा रहा है। तो साल्ट ब्रिज के 3 फंक्शन है, पहला इस सर्किट को क्या करता है, कंप्लीट करता है, दूसरा पाथ प्रोवाइड करता है ताकि करंट इजिली क्या हो सके, फ्लो कर सके, और थर्ड क्या है, ये इलेक्ट्रिकली क्या करता है, न्यूट्रल प्रोवाइड करता है सेल को। अब 3 फंक्शन के अलावा एक पहला क्वेश्चन ये है कि साल्ट ब्रिज में किस तरीके के आयंस होते हैं, इसमें क्या कुछ फील करते हैं, क्या होता क्या है इसमें। तो हम ये जानते हैं साल्ट ब्रिज में KCl, KNO3, अमोनियम नाइट्रेट, अगर इस तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों इसी तरीके के सॉल्यूशन होंगे, क्यों KCl होंगे, KNO3 होंगे, बाकी तरह के आयंस, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है, क्या हम उस तरह के साल्ट को नहीं यूज कर सकते हैं क्या साल्ट ब्रिज में। तो हमारा जवाब है नहीं। क्यों, तो देखिए जब हायर क्लासेस में आप जाएंगे तो आप पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट नंबर। तो जब एक आयंस जब मूवमेंट करते हैं तो उसकी एक ट्रांसपोर्ट नंबर होती है, तो ये ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होना चाहिए,
इक्वल होना चाहिए, उनकी स्पीड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। सपोज अगर सल्फेट आयंस का ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है, बहुत स्लो है, तो यहाँ पे ए आयंस क्या होगा, बहुत स्लोली मूवमेंट करेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, फ्लो ही नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पहुंच जाएगा और ये आयंस जो है सल्फेट आयंस मूव ही नहीं कर पाएगा, तो इनके बीच में क्या होने लगेगा, वही रिपल्सन शुरू हो जाएगा। जब ये रिपल्सन शुरू होगा तो क्या होगा, करंट स्टॉप हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, एक बात आप अच्छे से समझ रहे हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, हमें एक ऐसे सब्सटेंसेस की जरूरत है जिसका ट्रांसपोर्ट नंबर क्या हो, इक्वल हो, किसके लिए, कटायन के लिए एज वेल एज एनायन के लिए। दोनों का कटायनिक और एनायनिक स्पीड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सपोज अगर किसी का भी स्पीड वेरिएशन किया तो वहां पे ऑटोमेटिक सेल स्टॉप हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। तो एक बात ध्यान देना है। तो इस तरीके से हम ये समझ पा रहे हैं कि साल्ट ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कंस्ट्रक्ट करने में। इसका फंक्शन क्या है, किस तरीके का कंपाउंड हम ले रहे हैं, इन सब बातों का क्या करना है, आपको ध्यान देना है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कुछ एक्सटेंशन के बारे में समझते हैं, ये कैसे काम कैसे करता है। आपको 2-3 फैक्ट पे क्या करना है, फोकस करना है। यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया हुआ है। यहाँ पे कैथोड क्या है, कॉपर है। मैं बताऊंगा कि कौन सा मेटल ऑटोमेटिक आप पता कर पाओगे, डिटेक्ट कर पाओगे, कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप इजीली पता कर सकते हो। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ कि ये जिंक हमने क्या रखा है, एनोड रखा है, कैथोड क्या है, कॉपर है, लेकिन आप ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर सकते हो ऑटोमेटिक कौन से मेटल क्या होंगे, कैथोड पे काम करेंगे, कौन एनोड पे काम करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया हुआ है, कैथोड पे हमारा कॉपर है, तो हमने कौन सा साल्ट लिया हुआ है, उसी का कोई भी साल्ट, तो कॉपर सल्फेट ले सकते हैं, कॉपर नाइट्रेट ले सकते हैं, एनी साल्ट। इसी तरीके से जिंक हमने लिया है तो उसका हमने एक साल्ट ले लिया है, जिंक सल्फेट, इसको हमने साल्ट में से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब जैसे देखिए माय डियर स्टूडेंट, आपको एक बात याद रखना है, एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इजेक्ट होते हैं। एनोड से हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इजेक्ट होता है, इसलिए इसको हम निगेटिव पोल बोलते हैं। ये निगेटिव चार्ज नहीं है, एनोड क्या है, निगेटिव पोल है। वही हमारा कैथोड पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ पे पहुंचता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव पोल। ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है बट पॉजिटिव क्या है, पोल है। तो ये बात याद रखना है आपको, कैथोड क्या है, होता है पॉजिटिव पोल होता है और एनोड हमारा क्या होता है, निगेटिव पोल होता है। अब जैसे देखिए अगर हम इसको आउटर सर्किट से जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो करेगा, आउटर सर्किट से, और आयंस किधर से फ्लो करते हैं, साल्ट ब्रिज से। तो एक बात और याद रखना है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन और आयंस का डायरेक्शन दोनों क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, आउटर सर्किट में एनोड से कैथोड फ्लो करता है, तो आयंस कैसे मूव करेंगे, कैथोड से एनोड की ओर मूव करेंगे। अब देखिए अगर हम यहाँ पे दो तरीके का करंट का बात कर रहे हैं ईएमएफ की, एक एक्सटर्नल है और एक हमारा क्या है, इंटरनल है। अगर हम ये मान लें कि ये एक्सटर्नल जो ईएमएफ है किसके इक्वल है, इंटरनल के, तो वहां पे क्या होगा, सेल कहाँ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और जब सेल इक्विलिब्रियम में आएगा तो आपको पता है कि आपने क्लास 11 में पढ़ा है, when the forward reaction is equal to backward reaction the cell is in equilibrium, तो वहां पे सेल क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, सेल काम करना बंद कर देगा। वहीं अगर हम ये कहें कि जो हमारा ईएमएफ क्या है, एक्सटर्नल लेस देन है किससे, ईएमएफ इंटरनल से, यानी इंटरनल हमारा क्या है, ईएमएफ ज्यादा है, तो ये क्या होगा, आउटपुट करंट आएगा। तो जब एक करंट आएगा तो सेल क्या करेगा, वर्क करेगा, लेकिन किस तरीके का वर्क करेगा आपको ध्यान देना है। ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में पूछता है कि अगर ईएमएफ इंटरनल क्या हो, ग्रेटर देन हो किससे, ई एक्सटर्नल से, तो सेल किस तरीके का बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करेगा। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करेगा, जहां पे करंट कैसे फ्लो कर रहा है, कैथोड से एनोड की ओर, और इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहे हैं, एनोड से कैथोड की ओर फ्लो कर रहे हैं। तो आपको एक बात याद रखना है, जब ईएमएफ इंटरनल क्या हो, ज्यादा हो किससे, ईएमएफ एक्सटर्नल से, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, कैथोड से एनोड की ओर फ्लो करेगा। और किस तरीके का सेल होगा, नेचर ऑफ सेल क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वही अगर हम थर्ड कंडीशन की बात करें, ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन, ज्यादा है किससे, ई इंटरनल से, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसकी वैल्यू ज्यादा है तो करंट क्या है, पास होने लगेगा, कहां पे, सेल की ओर पास होने लगेगा। जब सेल की ओर पास होने लगेगा तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जैसे मोबाइल आप प्लग इन करते हो, सपोज
प्लग इन करते हो तो आउटर का जो ईएमएफ है वो क्या है, ज्यादा है, तो करंट क्या करता है, मोबाइल की ओर फ्लो करता है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इस तरीके की कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको एक बात याद रखना है, जस्ट अपोजिट है किसके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो कैथोड है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वो क्या बन जाता है, एनोड बन जाता है, और जो एनोड है वो क्या बन जाएगा, कैथोड बन जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आपको और बताऊंगा। अभी हम बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हैं किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान देना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है और ये कैसे काम करता है, शार्ट ब्रिज कैसे काम किया, तो ये सारे बातों को आपको क्या करना है, ध्यान देना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अब यहाँ से कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, उसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, नस्ट इक्वेशन क्या होता है, उसका अगर सेल इक्विलिब्रियम में आ जाए तो एनर्जी कैसे आउटपुट होगी, इन सारों बातों का क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।